हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं आज के इस वीडियो में एमएस एक्सेल के इंट्रो के बारे में बताऊंगा। एमएस एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, उसके फॉर्मूले, फंक्शन और उसके पार्ट्स कौन कौन हैं, कैसे एक्सेल को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ई, और फिर यहाँ से एक्सेल ओपन हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये एक्सेल हमारा ओपन हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन के बारे में, एमएस एक्सेल में क्या क्या होता है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्लियरली आपको दिखाई देगा स्पष्ट तरीके से। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसे हम क्विक कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इसको। ये सेव है, ओपन, अंडो है, रीडो है, न्यू, ओपन। और यहाँ पे देख रहा है इसके सबसे ऊपरी भाग की जो पट्टी होती है, इसमें सर्च भी दिया है। यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिया है। यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज किए हुए। तो दोस्तों, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। एमएस एक्सेल की सबसे ऊपरी सिरे वाली पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे सर्च बार भी दिया हुआ है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसके आप बारे में आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, ये जो दिख रहे हैं दोस्तों, इसे हम मेन्यू टैब कहते हैं। और मेन्यू टैब बार पे कई सारे मेन्यू टैब दिए होते हैं, जिसमें प्रत्येक मेन्यू का अलग अलग एक रिबन बॉक्स होता है, जिसमें उस मेन्यू से संबंधित कमांड आपके सामने देता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपके सभी कमांड्स हैं। पेज लेआउट की कमांड है, फॉर्मूला, इसके बारे में, प्रत्येक के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नेम बॉक्स दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक सेल का एड्रेस बताता है। बाय डिफॉल्ट A1 नाम का सेल एक्टिव होता है। जब भी आप एक्सेल को पहले ओपन करते हैं तो A1 नाम का सेल एक्टिव होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ठीक सामने ये क्रॉस दिया हुआ है, सही का निशान लगा हुआ, और यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। जब भी किसी सेल में डेटा एंट्री करते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा राम जी, वहां देख रहे हैं कि वहां भी लिख रहा है। और यहाँ पे लिखा डायमंड कंप्यूटर, आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पर भी लिख रहा है। तो डेटा को दिखा रहा है, ये दूसरे सीट में नहीं गया है। यहाँ से डेटा को एक्सपेंड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार से। अब चलिए इसमें बताते हैं। ये हो गया आपका रिबन बॉक्स, ये है आपका नेम बॉक्स, ये हो गया आपका फार्मूला बार। और यहाँ से ABCD करके जो दिया हुआ है A to Z तक, और आगे तो है, उस क्रम को बढ़ाया जाएगा, तो इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। एमएस एक्सेल में कॉलम हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कैलकुलेशन से डेटा रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कॉलम हेडिंग को नहीं जानते हैं तो हम एक्सेल पे काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे है 1 2 3 करके है, इसको हम रो नंबरिंग कहते हैं। ये रो नंबरिंग की संख्या और आगे तक गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा आगे तक गई है, कि मैं संख्या को बताऊंगा। इसको हम रो हेडिंग कहते हैं। तो रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा शायद। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो ऐसे वर्टिकल ब्लॉक होते हैं, ये वर्टिकल ब्लॉक जिसे ABCD से इंडिकेट किया गया है, इसको हम कॉलम कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, ऐसे जो लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, इसको हम रो कहते हैं। ये रो नंबरिंग है, जो 1 2 3 करके इससे इंडिकेट की गई है, ये रो नंबरिंग है। और यह है कॉलम हेडिंग, जो ABCD से इंडिकेट किया गया है। तो प्रत्येक सेल का एड्रेस जो होता है, एक अल्फाबेट यानी कॉलम से लेकर के एक रो नंबर से लेकर के किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो लिखा है राम जी, इस राम जी का जो सेल एड्रेस है, इसका एड्रेस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी दे रहा है C3। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, C कॉलम में है हमारा डेटा और तीसरे रो में है, तो इसका एड्रेस हो गया C3। अब मैं यहाँ देख रहा हूं, इसमें जो लिखा है हमने C4, इसका एड्रेस है C कॉलम में और चौथे रो में है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमें 260 लिख दिया। अब यहाँ पे 260 जो लिखा गया D कॉलम में है और चौथे रो में है। यहाँ पे D5 दिखा रहा है, इसके अगला वाला कॉलम, मैं इस पर क्लिक करूंगा, सॉरी, देख रहे हैं आप लोग D4 यहाँ पे दे रहा है। तो ये जो D कॉलम में है और चौथे रो में है, तो जिस सेल में आप क्लिक करेंगे, डेटा इनपुट करेंगे, उस सेल का यह जो है नाम दिखाएगा। और प्रत्येक सेल की पहचान जो होती है, एक कॉलम और
रो नंबर से की जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ जाया होगा बेटर तरीके से। आगे देखते हैं, ये है कॉलम हेडिंग और ये रो नंबरिंग। और कॉलम और रो से मिलके अलावा जो छोटा छोटा ब्लॉक दिख रहे हैं इसको हम सेल कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी कॉलम या रो के इंटरसेक्शन से बना हुआ जो ब्लॉक है, जब कई अधिक संख्या में कॉलम और रो मिलते हैं तो अधिक संख्या में रो ब्लॉक बनते हैं। और एक अगर कॉलम और एक रो आपस में अगर इंडिकेट करते हैं, इंटरसेक्शन होता है, तो वहां पर एक सेल का निर्माण होता है, एक ब्लॉक का निर्माण होता है। तो इस ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस ब्लॉक को जो छोटा छोटा खाना ऐसे दिख रहा है इसे हम ब्लॉक कहते हैं, इस सेल कहते हैं। इस ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। इसमें डेटा फीडिंग करनी है, इसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। यहां पे देख रहे हैं आप, ये जो है वर्कशीट में ऊपर नीचे करके देखना है, तो इसको हम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऊपर होगा, और यहां से क्लिक करें तो आपको नीचे होगा। अब नीचे में अधिक करना हो तो यहीं से क्लिक कर सकते हैं। अगर हमको लास्ट छोर पे जाना है कॉलम के, तो हम कैसे जाएंगे? देखिए आप यहां से देख रहे हैं, आप लेफ्ट राइट हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इसके आगे तक जाएंगे, देख रहे हैं जैसा कि लेके जा रहा है आपको। ऐसे में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे, जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। तो यहाँ देखिए कर्सर हमारा है, बिल्कुल राइट साइड में वर्कशीट के बिल्कुल लास्ट कॉलम पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ राइट बटन दबाएं। देख रहे हैं XFD, दिस इज द लास्ट कॉलम नेम इन एक्सेल। तो यहाँ पे XFD जो है, ये इसका संख्या कितना होता है, टोटल कॉलम की संख्या कितना होती है, मन में सवाल उठ रहे होंगे आपके। तो मैं आपको बता दूं कि ये 16,384वां कॉलम है, 16,384वां कॉलम है। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये 16,384वां है या नहीं है, ये स्पष्ट करना हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल COLUMN, कॉलम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, सॉरी यहां देखिए, यहां पे क्लिक कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यहाँ पे एंटर बटन दबाते हैं, देख रहे हैं 16,384 कॉलम यहाँ पे दिखा दिया। किसी भी कॉलम का नाम ज्ञात करना हो तो मैं थोड़ा बीच में चलता हूं, इसका ज्ञात करना है तो मुझे इस कॉलम का नाम पता है, पर किस नंबर पे ये आता है ये नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इक्वल COLUMN, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देना है, बस इंटर कर देना है। या 5,153वां कॉलम है ये। तो इस तरह से कॉलम की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कॉलम समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से हमने बिल्कुल होम पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाते हैं तो बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने 1 2 3 करके रो की नंबरिंग दिख रही है। अब यहाँ से रो की नंबरिंग काउंट करना है तो हमें नीचे जाना है, नीचे में जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे इससे लाखों की संख्या में है ये, और यहां से भी हम लग जाएंगे तभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मैं जल्दी से जाना चाहता हूं, तो जल्दी से जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की बटन दबाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10,48,576, क्या ये सही बता रहा है? ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल ROW, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जब इंटर जैसे प्रेस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये 10,48,576वां रो बिल्कुल भी सही है, ये आपका गलत नहीं है, बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे रो नंबरिंग दिया है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10,48,576 दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया एक्सेल में वर्कशीट के बारे में। अब वर्कशीट क्या होती है, मैंने तो वर्कशीट का नाम ले लिया पर बताया भी नहीं वर्कशीट है क्या, कैसे आपको पता चलेगा? ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे एक्सेल में वर्कशीट जो होती है रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। कई हजारों की संख्या में 16,384 कॉलम की संख्या में और 10,48,576 रो की संख्या में मिलकर के एक हमारी वर्कशीट बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं शीट 1 आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो शीट 1 है, आप ध्यान दीजिएगा कि 2010 के वर्जन में, 2016 के वर्जन में, 2013 के वर्जन में, 2007 के वर्जन में और 2003 के वर्जन में देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 सीट एक्टिव होती है। जैसे मान लीजिए एक सीट और कर दिया, एक सीट और कर दिया, इस प्रकार से 3 सीटें एक्टिव होती हैं। और इसमें कितने सीटें थी? सिर्फ एक सीट थी, शीट 1। गौर कीजिएगा 2021 वाले वर्जन में शीट 1 एक दिखाती है और भी सीटें इंसर्ट कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर।
अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके ठीक नीचे रेडी लिखा हुआ है और एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट दिया हुआ है। तो ये जो आपको पट्टी दिख रही है, आपको इस पे पेज व्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये दिया आपका। तो यहाँ से पेज के व्यू को हम तीन मोड में देख सकते हैं। जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा है, ये पेज लेआउट व्यू है और ये नॉर्मल लेआउट व्यू है और ये आपका पेज लेआउट ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है, तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे काम किया जाता है और इसके ठीक सामने दिया हुआ है जूम पैड दिया हुआ है। जूम को प्लस कर सकते हैं, जूम को माइनस कर सकते हैं, अधिक से अधिक करके देख सकते हैं, कम से कम करके देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम इसमें कितना हो सकता है, चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। आगे लेके जाइए, 400 जूम, यानी अपने एक्सेल के वर्कशीट को मैक्सिमम जूम की अगर बात करें तो 400% की जूमिंग स्टेज करके हम अपने डेटा को देख सकते हैं। और मिनिमम की बात करें तो चलिए मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम दोस्तों 10% की, यानी कि पेज की जो जूमिंग होती है, यानी कि एक्सेल में 10% की जूमिंग करके हम देख सकते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, कोई डाउट नहीं लग रहा होगा। यदि डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और कमेंट में हमको राय दीजिएगा, बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन का जवाब हम देंगे बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉक के ऊपर एक काली पट्टी दिख रही है, इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। अगर नहीं उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये भी एक सवाल है। इसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं, क्योंकि एक कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, एक ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक को हम सेल कहते हैं एमएस एक्सेल की भाषा में। और यहाँ पे एमएस एक्सेल के वर्कशीट का सबसे छोटा पार्ट है ये सेल, और इस पे जो मूव कर रहा है ब्लैक कवर, जो हर एक सेल पे ब्लैक कवर बना दे रहा है, इसको हम सेल पॉइंटर कहते हैं। इसी सेल पॉइंटर के द्वारा किसी भी सेल को एक्टिव किया जाता है। जिस सेल में डेटा एंटर करना होता है उसी सेल में हमें डेटा एंट्री करना होता है, तो वो एक्टिव सेल कहा जाता है। जिस सेल में एंट्री करना है इसमें लिखना है, इसमें हम लेकर के चले आएंगे। अब देखिए, मान लीजिए मुझे इसमें लिखना है, इसमें बिल्कुल भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमें लिखना है, EMP लगा देते हैं, एम्प्लॉय, यहाँ पे हम लगा देते हैं वर्कर, WOR के ईयर। तो यहां से जिस सेल में डेटा एंट्री करना उस सेल में हमें क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये टास्क बार है जो हमेशा एमएस एक्सेल में बॉटम टाइम पे रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये जो आपको दिख रहा है प्लस बड़ा सा है, इसका आकार बदलता रहता है स्थिति के अनुसार, इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं, इसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब एक्सेल का बैच स्टार्ट हो गया है, तो आपको इस पे दनादन वीडियो आएंगी, बेटर से बेटर वीडियो आएंगी। तो प्लीज चैनल से बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। मैं अब लाइव भी क्लासेस चलाऊंगा,